हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पिछला जो वीडियो था कक्षा 11वीं अध्याय 3 भाग 1, वहाँ पर हमने तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्मों में आवर्तिता, इस अध्याय का शुरुआती परिचय, डॉबरनियर का त्रिक नियम, लोथरमेयर का वक्र, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी को डिटेल में पढ़ा था। आइए अब हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं, वो है आधुनिक आवर्त सारणी। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। पहला है आधुनिक आवर्त नियम, दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी का वर्तमान रूप, संरचनात्मक विशेषताएं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार। ये जो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार, इसका इस वीडियो में सिर्फ परिचय दिया जाएगा और डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ये वाला देखिए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और एक खास सीक्वेंस में चलेगा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने दिया था। उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे और उच्च गति के इलेक्ट्रॉन को धातुओं पर उन्होंने क्या किया था, स्ट्राइक करवाया था। धातुओं पर उच्च गति के इलेक्ट्रॉन की बौछार कराई थी। तो जब धातुओं पर उच्च गति के इलेक्ट्रॉन की बौछार कराई गई तो धातुओं में से एक्स किरणें उत्सर्जित हुई। तो उन्होंने अध्ययन में यह पाया कि सभी स्थितियों में जो उत्पन्न एक्स किरणें, उनकी आवृत्तियों का वर्गमूल जो है वो धातु के परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। तो इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला और अनुमान लगाया कि तत्व का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। अब आप ध्यान दीजिए, याद करिए कि जितने भी पुराने आप लोगों ने वर्गीकरण पढ़े, चाहे वो डॉबरनियर हो, लोथरमेयर हो, न्यूलैंड हो या मेंडलीव हो, सब के सब जो थे वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। ये पहला वर्गीकरण और पहला नियम दिया गया जो परमाणु भार पर आधारित ना होकर परमाणु क्रमांक पर आधारित था। तो इस प्रकार उन्होंने यह नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि परमाणु भार के। इस प्रकार तत्वों के वर्गीकरण का आधार ही बदल गया। फिर जो एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जिसमें आवर्तिता का कारण स्पष्ट नहीं था, तो जब आधार परमाणु क्रमांक लिया गया तो जैसा कि हम जानते हैं परमाणु क्रमांक वही होता है जो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो तब तक नील बोर्स का भी सिद्धांत आ चुका था और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी किया जा चुका था। तो आवर्तिता के कारण का अध्ययन और समान गुणों की पुनरावृत्ति के क्रम में एक विशेष वर्ग में शामिल तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को जब देखा गया, उनका अध्ययन किया गया, तो यह पाया गया कि एक ही वर्ग के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, अर्थात संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति परमाणुओं के कुछ निश्चित अंतरालों द्वारा पृथक्करण आवर्तिता का कारण है। अर्थात मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की जो समान संख्या है, संयोजी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वही आवर्तिता का कारण यहाँ पर बना था। राइट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इनके परमाणु क्रमांक भी यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आप देखिए बाह्यतम कोश में आपको S1 दिखाई दे रहा है, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। अर्थात यहाँ पर हर जगह बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसीलिए इन सब का रासायनिक भौतिक गुण आपस में मिलता जुलता है। तो आवर्तिता का कारण यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया। फिर आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आधुनिक आवर्त सारणी है और यहाँ पर हम जब इसका प्रारूप देखते हैं तो अगेन ये वैसे ही है जैसे यहाँ पर भी जब आप ऐसे बाएं से दाएं चलते हैं ये वाले रूट में, तो इसे कहा जाता है आवर्त ये, और जब आप ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं तब इसे कहा जाता है वर्ग।
तो ये चीज़ मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी थी, परंतु जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर उपवर्ग नहीं रखे गए हैं। कुल यहाँ पर आप देखेंगे 18 वर्ग, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त रखे गए हैं। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक जो तत्व होते हैं उनका IUPAC नामकरण किस तरह किया जाता है। जैसा कि कार्बनिक रसायन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम आएगा। तो IUPAC नाम जब हम करते हैं तो उसका एक खास नियम होता है, एक उस नियमों को फॉलो करते हुए ही आप किसी का भी यौगिक हो चाहे तत्व हो उसका नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको अंकों के साथ जो संक्षिप्त रूप इसका लिखा जाता है और जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो आपको याद रखना होगा। जैसे 0 के लिए नील और इसे दर्शाते हैं N से, 1 के लिए अन और दर्शाते हैं U से, 2 के लिए बाई और दर्शाते हैं B से। तो अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे ये भी समझ लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए अगर 101 101 परमाणु क्रमांक का कोई तत्व है, ठीक, तो अब आप देखिए कि ये जो 1 के लिए क्या लिया गया है, अन, और 0 के लिए क्या लिया गया है, नील, ठीक है। तो 101, तो 1 के लिए क्या है, अन, और 0 के लिए क्या है, नील। अगेन यहाँ पे 1 आ गया, फिर क्या आ जाएगा, अन, और लास्ट में यहाँ पे जोड़ दिया जाता है यम, अनिल अनियम, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका संकेत हो जाएगा UNU, ठीक। और इसका नाम हम देखते हैं, ये देखिए, अनिल अनियम, यम जोड़ा जाता है UNU। ऐसे ही 102 है तो क्या हो जाएगा, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, ये देखिए 1 के लिए ये जो 1 है उसके लिए क्या लिखा, अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई और यम जोड़ दिया, अन नील बियम, ठीक है। जब 2 बार आई आता है तो एक आई को स्किप कर देते हैं और इसका संकेत हो जाएगा ये UNB, ये देखिए UNB। 103 में देखिए 103, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई, तो 2 बार आई आएगा, एक आई को आप हटा दो क्या हो जाएगा, अनिल ट्रियम, UNT। इसी प्रकार आप 100 से ऊपर किसी भी तत्व का आप क्या कर सकते हैं, IUPAC नामकरण कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इतने सारे तत्व दिए गए हैं और इनका IUPAC नामकरण भी किया गया है, वही नियम फॉलो करके जो अभी हम आपको बता रहे थे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम कह रहे थे वर्ग और क्षैतिज पंक्तियों को हम कह रहे थे आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग एक स्वतंत्र वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, जब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ रहे थे तो वहाँ का प्रत्येक वर्ग स्वतंत्र नहीं था, उसमें उपवर्ग भी थे A और B, और किसी वर्ग में उपस्थित तत्वों का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो समान होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी का एक आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी था। तो वर्ग में नीचे जाने पर परमाणुविक आकार बढ़ता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है और तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण में भी धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता जाता है, परंतु इनके रासायनिक गुण प्रायः समान रहते हैं क्योंकि संयोजी कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, 2 चीज़ों की बात की गई, ये जो बाएं से दाएं जा रहे हैं ये हुआ आपका आवर्त, और जो ये ऊपर से नीचे आ रहे थे ये है आपका वर्ग। तो चूंकि एक वर्ग का जो इलेक्ट्रॉनिक, उदाहरण के लिए यदि हम प्रथम वर्ग ही ले लें
तो ये है NS1, मतलब हर बार बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो रासायनिक गुण क्यों समान होते हैं? क्योंकि जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो सब में जब बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका अर्थ ये होगा कि वो सब एक ही प्रकार की क्रियाएं दर्शाएंगे। तो इसीलिए ये जो है एक ही समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं। अब रही बात कि ऊपर से नीचे आने पर इसका आकार जो है वो बढ़ता जाता है, तो उसके पीछे कारण है। आप लोगों को पिछले अध्याय में जब परमाणु संरचना वाला अध्याय जब आपने पढ़ा होगा, तब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो हम ऊर्जा स्तर को n से दर्शाते हैं। क्वांटम नंबर याद करिए, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम कह रहे थे उसे n से दर्शाया जाता है। तो n बराबर यदि 1 है तो ये प्रथम आवर्त को दर्शाएगा। यदि n बराबर 2 है तो यह द्वितीय आवर्त को दर्शाएगा। द्वितीय आवर्त, 1 मिनट, ये मिटा देते हैं, द्वितीय आवर्त को दर्शाएगा। इसी प्रकार n की संख्या बढ़ती जाएगी। 3 हो गया तो ये तृतीय आवर्त हो जाएगा। n बराबर 4 हो गया तो ये चतुर्थ आवर्त हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुल हमारे पास कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। तो n बराबर कितने तक जाएगा? 7 तक। तो इस प्रकार जब ये n बराबर 7 तक जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? यदि n बराबर 2 है, इसका अर्थ यह है कि इसमें 2 ही ऊर्जा स्तर हैं, ऐसे। तो यदि n बराबर 7 है, इसका क्या मतलब होगा कि कुल ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी हो गई? 7। तो अब आप खुद ही सोचिए कि ये रहा प्रथम, जब n बराबर 1 है, प्रथम आवर्त, ये रहा द्वितीय, फिर ये हुआ तृतीय, ये हुआ चतुर्थ। तो ऐसे ही करते करते जब आप 7th तक जाएंगे तो नेचुरली जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इज़ इट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, क्यूरीज डाल सकते हैं, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं में आवर्त को देखते हैं। 7 आवर्त हैं। अब ध्यान दीजिए, जो अभी हम आपको समझा रहे थे, आवर्त और इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा कोशों के मध्य एक सहसंबंध होता है। ये देखिए, ऊर्जा कोश और आवर्त, ये अभी आप लोगों को बताया है। यह मुख्य ऊर्जा कोश n को इंगित करता है। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या संगत ऊर्जा कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती है। ठीक है, प्रथम 3 आवर्त को हम लघु आवर्त, ये आवर्त है, ठीक है, लघु आवर्त कहते हैं। इनमें तत्वों की संख्या 2, पहले वाले में 2 रहेगी, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 होती है। अगले 3 वर्ग को दीर्घ आवर्त कहा जाता है और इनमें तत्वों की संख्या 18, 18 और 32 होती है। 7वां आवर्त अपूर्ण है। अब अपूर्ण क्यों है ये कभी और बताएंगे हम आपको, अभी शॉर्ट में बता देते हैं। असल में जैसे जैसे तत्वों के नाभिक भारी होते जाते हैं तो वो अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी होते हैं मतलब वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं और लगातार विकिरण उत्पन्न करके कोई अन्य तत्वों में बदलते रहते हैं। तो प्रकृति में इनका मिलना कठिन है। तो ज़्यादातर बहुत भारी जो तत्व जो पीरियोडिक टेबल में आपको लिखे हुए दिख रहे हैं वो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम रूप से बनाए हुए हैं, जो कि काफ़ी अस्थायी हैं। तो 7वां आवर्त जो है वो अपूर्ण ही है अभी तक, और भविष्य में भी अपूर्ण ही रहने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो स्थायी नहीं होते वो तत्व। आवर्त की तली में 2 क्षैतिज पंक्तियां रखी गई हैं जिनमें 14 तत्व होते हैं, जिसे आप F ब्लॉक के तत्व भी कहते हो। प्रथम पंक्ति लेंथेनाइड और द्वितीय पंक्ति जो है वो एक्टिनाइड कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम पूरी आवर्त सारणी को 4 भाग में बांटते हैं। पहला भाग
एस ब्लॉक तत्व कहलाता है, जिसमें क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 आते हैं। दूसरा भाग पी ब्लॉक तत्व है, जिसमें वर्ग 13 से 18 तक के प्रारूपिक तत्व आते हैं। तीसरा भाग डी ब्लॉक तत्व है, जिसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। चौथा भाग एफ ब्लॉक तत्व है, जिसे हम अंतः संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। तो इन पूरे का डिटेल हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। ये कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों को अपनी कॉपी में ज़रूर बनाना चाहिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। एक ही वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता क्यों होती है? परमाणु क्रमांक 104 और परमाणु क्रमांक 108 वाले तत्व का IUPAC नाम लिखें। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, तो यह कौन से वर्ग और कौन से आवर्त में होगा? हो सकता है लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से ना बने, परेशानी आए। आप ये तो जान जाओगे कि 16 है तो कौन से वर्ग कौन से आवर्त में है, परंतु आपको वो निकालना कैसे है, क्यों का उत्तर आप कैसे देंगे, ये शायद आपसे ना बने। तो कीप वॉचिंग, इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस स्कूलों में नहीं हो रही हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।